गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। सी सेट की इस श्रृंखला में आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं कॉम्प्रीहेंशन को, गद्यांश को। कॉम्प्रीहेंशन जो कि सबसे महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन ये हमारे सी सेट के पेपर का ब्रह्मास्त्र है। क्यों भाई? क्योंकि ये अंतिम विकल्प है, इसे आप पहला विकल्प नहीं बनाएंगे। हम कॉम्प्रीहेंशन को हमारे पास होने के लिए अंतिम रूप में उपयोग करेंगे। पहले हम मैथ रीजनिंग पर अपनी पकड़ बनाएंगे। यदि आपका मैथ्स वीक है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं पूरा मैथ्स छोड़कर चला जाऊंगा, चली जाऊंगी, तो फिर आप आईएएस की तैयारी मत करिए, क्योंकि नहीं हो रहे सिलेक्शन आपके जैसे लोगों के। बहुत हार्डवर्क की जरूरत है। आजकल लोगों के नोट्स और बाकी चीजों की डिमांड चल रही है। आप अपनी स्टैंडर्ड बुक और स्टैटिक्स पर फोकस करते चलिए। किसी इधर उधर के बहकावे न आते हुए बिल्कुल ईमानदारी से अपनी किताब, अपने नोट्स को याद करते चलिए। सीसेट में भी अगर आप कॉम्प्रीहेंशन बढ़िया कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा और आपको एक विश्वास होगा कि हां, हम सीसेट में बेहतर कर लेंगे। लेकिन दो बड़ी बातें सावधानी के रूप में बरतना। कोई एक ऐसा सिंगल वीडियो पॉसिबल नहीं कॉम्प्रीहेंशन में जो सभी सवालों के जवाब दे दे। यदि इस तरीके का कोई वीडियो आपको यूट्यूब पर दिख रहा है, आप उसे देख रहे हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर आप नोट कर लीजिएगा कि हम अगले साल पुनः मिलेंगे। दूसरा, मैथ रीजनिंग के बगैर आप केवल कॉम्प्रीहेंशन के बलबूते सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। पेपर का लेवल बढ़ चुका है, कंपटीशन बढ़ चुका है और हर मीडियम के विद्यार्थियों में सी सेट को सीरियसली देखा जा रहा है। थोड़ा हिंदी मीडियम का विद्यार्थी अभी सीरियस नहीं है, यह मैं खुले तौर पर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी भी कई सारे विद्यार्थियों के मन में यह है कि कर लेंगे, पर कर कुछ नहीं रहे हैं। मेरी बातें भले ही बुरी लग सकती है, लेकिन सच्चाई आप भी जानते हो कि पिछले बार जो आपकी कमियां थी, आज भी वही कमियां हैं। इस बार फिर जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर दो गालियां देंगे। एक गाली यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के पेपर बनाने वाले को, दूसरी यूट्यूब पर पढ़ाने वाले मास्टर को। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं तो चाहिए, कोई ना कोई तो चाहिए जिसको हम जिम्मेदार ठहरा सके मेरे दुखों के लिए। तो यदि आप सीरियस कैंडिडेट है तो मैथ रीजनिंग पहली प्रायोरिटी और हमारे लिए लास्ट ऑप्शन है कॉम्प्रीहेंशन। शुरुआत करते हैं आज की कक्षा का, लेकिन आपको मैं पुनः याद दिला दूं कि यदि आप एक कंप्लीट रिवीजन चाहते हैं जीएस का और कंप्लीट कोर्स सीसेट का चाहते हैं, जी हां, ये आपके पास एक सुनहरा मौका है कि आपको इस फीस में पूरा सीसेट भी दिया जा रहा है और पूरा जीएस भी दिया जा रहा है। यहां तक कि इस फीस में आपको पूरे मेंस की प्रिपरेशन भी मिलेगी। तो यदि आप सीरियस कैंडिडेट है तो ही मैं कहूंगा कि सब्सक्रिप्शन लीजिए। नहीं सीरियस कैंडिडेट है, आप सोच रहे देख कर देते हैं, अगर ट्राई करके देखते तो मत लेना, ये पैसे बर्बाद हो जाएंगे आपके। लेकिन आपके मन में है कि नहीं सर, ये आखिरी प्रयास है, ये आखिरी अटेम्प्ट है, इसके बाद मैं कभी एग्जाम नहीं देना चाहता हूं, मैं देख लेना चाहता हूं कि मेरी क्षमताएं कितनी है, तो इस मौके का फायदा उठाइए। कंप्लीट इंग्लिश मीडियम बैच, कंप्लीट हिंदी मीडियम बैच और बाइलिंगुअल तीनों मीडियम में बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं। इस संडे के दिन पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है जीएस पेपर का टेस्ट, सीसेट और जीएस पेपर का। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि इस संडे अनअकैडमी करोल बाग के सेंटर पर एक 6 घंटे का क्लास रखा गया है। ये स्ट्रैटेजी सेशन नहीं है, ये 6 घंटे का जो क्लास है, इस 6 आवर के क्लास में आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। कोशिश कराई जाएगी कि आपका रिवीजन करंट अफेयर पर बेस्ड, प्रीवियस ईयर के एनालिसिस पर बेस्ड और जो हैंडआउट्स है वो आपको प्राप्त हो जाए, ताकि आपका एक प्रिपरेशन पर जो फोकस्ड है वो अच्छी तरह से आगे बढ़ सके। आप देख सकते हैं कि सारे टॉप एजुकेटर्स इस सेशन में सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक
आपके साथ रहेंगे। तो आपको यदि सीरियस कैंडिडेट हो, कोई भी मीडियम के विद्यार्थी हो, करोल बाग सेंटर मुखर्जी जो अनअकैडमी का है, वहां पर ये पूरी तरह से फ्री ऑफलाइन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम बूट कैंप है, जिसमें आप अपने सारे सवालों के जवाब और सारे टॉप एजुकेटर से मिल सकते हैं। हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का बैच अभी भी ओपन है, आप एडमिशन ले सकते हैं। आइए कॉम्प्रीहेंशन की बातचीत करते हैं कि क्या है कॉम्प्रीहेंशन। 2011 से लेकर तो 2013 तक यूपीएससी में दो तरीके के कॉम्प्रीहेंशन होते थे। एक होते थे बाइलिंगुअल कॉम्प्रीहेंशन, द्विभाषी गद्यांश, और एक होते थे इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, जो केवल इंग्लिश में आते थे। - 2014 में एक बहुत बड़े आंदोलन के बाद इस कॉम्प्रीहेंशन को हटा दिया गया। अचरज की बात तो यह है कि आपको 2014 के प्रीवियस ईयर के पेपर अगर ओरिजिनल होगा तो उसमें इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के प्रश्न है, लेकिन सेंटर पर अनाउंसमेंट किया गया था, यह ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था, सेंटर में अनाउंसमेंट किया गया था कि 75 से लेकर 80 नंबर के क्वेश्चनों को या फलाना क्वेश्चनों को अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि वो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के थे। तो 2014 से जो केवल इंग्लिश मीडियम में कॉम्प्रीहेंशन आते थे वो खत्म हो गए। अब कॉम्प्रीहेंशन कौन से मीडियम में आते हैं? तो कॉम्प्रीहेंशन बाइलिंगुअल आते हैं, कि जो कॉम्प्रीहेंशन हिंदी में आएगा वही कॉम्प्रीहेंशन इंग्लिश में आता है। तो सबसे पहली बात तो ये क्लैरिटी आ जाए कि इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन नहीं पढ़ने, आपको बाइलिंगुअल पढ़ने हैं। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हिंदी माध्यम में उसको कवर करें और इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी उसको इंग्लिश मीडियम में कवर करें, क्योंकि दोनों मीडियम में कॉम्प्रीहेंशन सेम होते हैं। हाँ, यहां बेनिफिट ये होता है कि जिसका अंग्रेजी अच्छा और हिंदी अच्छा होता है, तो अंग्रेजी समझने में दिक्कत आए तो हिंदी पढ़ लो, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा और हिंदी समझने में दिक्कत आए तो अंग्रेजी पढ़ सकते हैं अगर समझने में दिक्कत आए। कुछ लोग आपको जबरदस्ती कहेंगे कि इंग्लिश में वो कॉम्प्रीहेंशन इजी लगते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी भाषा में कॉम्प्रीहेंशन पढ़िए, अगर समझ में ना आए तो दूसरी भाषा की एक दो लाइनें पढ़कर आप अपनी कठिनाई को सॉल्व कर सकते हैं। कितने सवाल कॉम्प्रीहेंशन के आते हैं? तो कुछ लोग आपको कई बार ऐसा गुमराह कर देंगे कि आधा पेपर कॉम्प्रीहेंशन का होता है, तो ये गलत है। पिछले 3 वर्षों में लगातार 26 से 27 कॉम्प्रीहेंशन बने हुए हैं। बहुत बड़ा मटेरियल है। क्वालिफाइंग के लिए वैसे 27 क्वेश्चनों की जरूरत होती है, लेकिन कोई भी माई का लाल ये दादागिरी या ये हवाबाजी ना करे कि मैं केवल कॉम्प्रीहेंशन से परीक्षा पास करके दूंगा, क्योंकि ये कॉम्प्रीहेंशन तो तुम्हारे मास्टरों के पूरे 27 सही नहीं होते हैं। उसका कारण है क्योंकि मान लो कॉम्प्रीहेंशन का उत्तर बी सही था, लेकिन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम वाले एग्जामिनर ने सी माना, मैं उसका क्या बिगाड़ लूंगा, क्योंकि 1.5 साल के बाद वो आंसर की देगा। तब तक ना तो प्रश्न किसी को याद रहता है, ना उत्तर, ना विद्यार्थी, ना शिक्षक। इसलिए 27 के 27 सही सवाल होने की उम्मीद मत करिएगा। हम कितने सवालों के सही होने की उम्मीद करते हैं? हमारा लक्ष्य है कि 15 प्रश्न अगर हमारे इसमें कट पिट कर आ जाए सही, 15 प्रश्न हमारे कट पिट कर सही हो जाए, तो हमारा दायित्व, आपका कर्तव्य दोनों पूरे हो चुके हैं और आप सिविल सर्विस एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म करोगे। कॉम्प्रीहेंशन आखिर पूछा क्यों जाता है? व्हाई एग्जामिनर आस्क कॉम्प्रीहेंशन? मतलब मुझसे अगर पूछो तो मैं भारत की शिक्षा प्रणाली में हर विषय में कॉम्प्रीहेंशन डलवा दूं। जो हमारे गणित का पेपर होता है उसको छोड़ दीजिए, बाकी साइंस का, सोशल साइंस का जो पेपर होते हैं, हिंदी के पेपर होते हैं, अंग्रेजी के पेपर होते हैं, हर जगह कॉम्प्रीहेंशन होने चाहिए। हर पेपर का 20% भाग मेरे हिसाब से कक्षा पहली से लेकर ग्रेजुएशन तक में
कॉम्प्रीहेंशन आने चाहिए, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन क्या चेक करता है मैं आपको बता देता हूं। जो हमारी परंपरागत परीक्षा होती है, जो परंपरागत परीक्षा होती है, जो ट्रेडिशनल वे ऑफ एग्जाम है, उस ट्रेडिशनल वे ऑफ एग्जाम में आप अधिकतर प्रश्नों के उत्तर अपनी मेमोरी के आधार पर बताते हैं प्रैक्टिकली। देखो, जिसके भी अच्छे नंबर आ रहे हैं इस परीक्षा में, उसका बड़ा कारण है क्योंकि उसकी मेमोरी अच्छी है। जो एक बार याद कर लेता है तो उसके दिमाग में वो सारी चीजें याद रह जाती हैं। या तो वो रटने में अच्छा होगा, या तो उसकी मेमोरी अच्छी होगी, या तो वो एक बार चीजों को देख ले तो वो याद रख लेता होगा। ऐसे व्यक्ति के नंबर आते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति के नंबर आते हैं जिसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है, जिसके कंसेप्ट काफी अच्छे हैं, या फिर उसके नंबर आते हैं जिसकी मेमोरी और कंसेप्ट दोनों चीजें आ जाए, तो फिर हम कहते हैं कि हाँ भाई। या फिर अगर आप नकल कर रहे हैं तो फिर आपके भी नंबर अच्छे आ जाते हैं। ये परंपरागत परीक्षा में नंबर लाने का तरीका होता है। लेकिन मैं जिस परीक्षा की बात कर रहा हूं कि अगर सच में हमारी शिक्षा पद्धति को बदलना है, हमारे एजुकेशन सिस्टम को हमें चेंज करना है, तो वास्तविक रूप में हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें कॉम्प्रीहेंशन पूछने चाहिए। अगर कॉम्प्रीहेंशन 20 से 40% आने लग जाए परीक्षा में, तो पहला क्या चेक होगा? बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल, जो कि उसके पूरे जिंदगी भर काम आएगी। क्या होता है कम्युनिकेशन स्किल? संचार कौशल हिंदी में कहते हैं, हिंदी का नाम थोड़ा सा अजीब लग सकता है, संचार कौशल। हम लोगों की बात कितनी समझ पाते हैं। मैं देखता हूं कि कई बार एक शिक्षक जब किसी विषय पर चर्चा कर रहा होता है, टॉपिक डिस्कस कर रहा होता है, तो 70% बच्चे समझ लेते हैं और 30% नहीं समझ लेते हैं। 30% के न समझने का बड़ा कारण है कम्युनिकेशन स्किल की कमी का होना, संचार कौशल की कमी का होना। इस बात को कैच कर पाना उनके लिए मुश्किल होता है कि टीचर क्या बता रहा है, उसका अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसकी ओर वो किन बातों की ओर इशारा कर रहा है। कम्युनिकेशन स्किल के कम होने का बड़ा कारण है, कमी होने का कारण रीडिंग बार बार अच्छी नहीं हुई है। रीडिंग हुई है तो वैसे नहीं हुई जैसे लेखक लिखकर बताना चाह रहा है। ये टीचर ने चेक नहीं किया कि तुम क्या समझे उस बात से। एक्चुअल में कॉम्प्रीहेंशन के माध्यम से हम एक विद्यार्थी की इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि उसके सामने जो बातें रखी गई, क्या वो वैसा ही समझ पाया जैसा एक लेखक बताना चाह रहा था। मेरे हिसाब से कॉम्प्रीहेंशन की परीक्षा हर क्लास के विद्यार्थी से ली जानी चाहिए, ताकि उसे उसकी ये पहचान की जा सके कि ठीक है, क्या वह इन सभी ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अब वो विश्लेषण कर पाता है कि नहीं, एनालिसिस कर पाता है कि नहीं, उसका कम्युनिकेशन कैसा है कि वह किसी भी कही गई बात को वैसे ही समझ पा रहा है, उसका अर्थ वैसा ही निकाल पा रहा है या नहीं। तो दूसरी क्षमता उसकी एनालिटिकल एबिलिटीज को डेवलप करने की होती है। एनालिटिकल एबिलिटीज, एनालिटिकल एबिलिटीज मतलब उसकी विश्लेषणात्मक क्षमता। विश्लेषणात्मक का मतलब क्या होता है? कई सारे विद्यार्थी कोई टॉपिक या कोई चैप्टर पढ़ने के बाद ये विश्लेषण नहीं कर पाते हैं कि रियल में कहा क्या गया। जैसे कई विद्यार्थी हमसे ये शिकायत करते कि सर मैं रिवीजन कर रहा हूं लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका विश्लेषण अच्छा नहीं है। जिसका विश्लेषण अच्छा है, जिसकी एनालिटिकल एबिलिटी अच्छी है, वह बिल्कुल आंखें बंद करके जितना पढ़ाया, जितना पढ़ा, जितना रिवीजन किया, उसको वह इमेजिन कर सकता है, फील कर सकता है। वह अपने ब्लैंक पेज पर लिख कर दिखा सकता है कि उसने क्या क्या समझा है। इसको कहते हैं उसकी एनालिटिकल एबिलिटी का डेवलपमेंट होना। और इन सबसे ज्यादा जरूरी है इंटेलिजेंसी का चेकिंग। देखो, आपके जो नंबर क्लास 10th में आए हैं, मुझे कई बच्चे ऐसे मिलते हैं जो 10th क्लास के मार्क्स बताते हैं कि सर मेरे 94% मार्क्स है। दिस इज मार्क्स इंडिकेट योर मेमोरीज इज वेरी गुड, योर कंसेप्ट इज वेरी गुड,
बट यू आर इंटेलिजेंट और नॉट, आप बुद्धिमान है या नहीं, इसकी परीक्षा अभी आपकी ली नहीं गई है। बुद्धिमान वो कहलाते हैं जो किसी नई परिस्थिति में कैसे समाधान ढूंढेंगे उससे जांचा जा सकता है कि वो कितना बुद्धिमान या इंटेलिजेंट है। मेरी बात समझना। देखो, मैंने आपको एक टास्क दिया, मैंने कहा बेटा जाओ इसको पढ़ के आओ, कल मैं परीक्षा लूंगा। ये आपका अभ्यास है, पर मैंने आपको रेंडमली अचानक एक परीक्षा दी, एक प्रश्न दिया जो आपके पूर्व ज्ञान के आधार पर ही था, लेकिन पूरी तरह से नई प्रकार के विचार थे, नई प्रकार की सोच थी, और उसको पढ़ने के बाद आपसे प्रश्न पूछे गए और फिर आपने उसके उत्तर निकाल दिए बेहतर तरीके से, तो यू आर ए इंटेलिजेंट। क्या मेरी बात आपके समझ में आ रही है? इंटेलिजेंसी वास्तविक रूप में अनसीन या फिर अननोन थिंग को आपने कैसे टैकल किया उस पर निर्भर करती है। बुद्धिमान वो है जो किसी नई परिस्थिति में अपने निर्णयों को सही लेने की क्षमता रखता है। अभ्यास करने से आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ती है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन अभ्यास का परिणाम आपकी बुद्धिमत्ता के बराबर नहीं माना जा सकता। आपने कक्षा 10वीं 12वीं में जो नंबर लाए थे वो आपके अभ्यास का परिणाम है, आपकी मेमोरी और कंसेप्ट का परिणाम है, बट उतनी आपकी इंटेलिजेंसी है या नहीं ये कैसे दावा कर सकते हैं? और इसीलिए मैं आपको या पेरेंट्स को कई बार कहता हूं कि बच्चे के मार्क्स मत देखिए, उसकी क्रिएटिविटी पर गौर करिए, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पर गौर करिए। जो विद्यार्थी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बढ़िया कर लेता है वह एक बेहतर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बनेगा, वह बेहतर आईपीएस भी बनेगा, वह बेहतर आईएएस भी बनेगा और बेहतर आईएफएस भी बनेगा। हर साल भारत में 100 से ज्यादा लोग कलेक्टर बनते हैं, पर क्या हर साल 100 लोग इतिहास में कुछ अद्भुत कर पाते हैं? नहीं, क्योंकि कुछ ही लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अच्छा होता है। तो मेरा तो विनती है कि अगर सच में भारत में कोई परीक्षा होनी चाहिए जिसमें बच्चे की बुद्धिमत्ता का परीक्षण होता है, जिसमें बच्चे के वास्तविक ज्ञान की जानकारी मिलती है, तब वो केवल और केवल कॉम्प्रिहेंशन है। आप कहेंगे कि सर क्या बात कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन सच में इतनी बड़ी चीज है? हाँ, मेरे हिसाब से कॉम्प्रिहेंशन व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का प्रैक्टिकल टेस्ट है। जैसे साइंस में हम लेबोरेटरी में टेस्ट लेते हैं, वैसे सोशल साइंस के लिए या साइंस के लिए भी व्यक्ति के कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट होने चाहिए, जिसमें हम उसकी बुद्धिमत्ता को माप सके, एक नए प्रकार की विचारधारा को देकर वो कितना विश्लेषण बढ़िया से कर पाता है, ये जांच करने के लिए। तो कॉम्प्रिहेंशन अपनी आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाइए, उन्हें बताइए कि क्या आप इस कॉम्प्रिहेंशन का उत्तर निकाल पा सकते हो। और यदि आपकी आने वाली पीढ़ी जो कक्षा 9 या 10 में है, अगर वो कक्षा 11 और 12 में है, तो आप कह सकते हैं कि वो इंटेलिजेंट है। आपको अपनी आने वाली पीढ़ी का ज्ञान चेक करना है, तो उन्हें कक्षा 11वीं 12वीं के अगर है, 10वीं के अगर हैं, तो 2011 के कॉम्प्रिहेंशन पढ़कर उत्तर निकालने के लिए कहिए, ताकि वो कितनी बातें समझ पाते हैं वो क्लियर हो सके। अगर यूपीएससी का लेवल बहुत अपर हो रहा है, तो सामान्य गद्यांश वाली चीजों को उन्हें दिखाइए, जो अलग अलग किताबों में प्रैक्टिस आती है वो दिखाइए। आप पहचान सकते हैं कि आपका बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। वो नंबरों का खेल ना देखे, बल्कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पर गौर करिए। यही है बच्चे की इंटेलिजेंसी। तो ये था कॉम्प्रिहेंशन का महत्व। अब आते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के कॉम्प्रिहेंशन पर। हमारे सिविल सर्विस एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही हाई लेवल के होते हैं, काफी ज्यादा बेहतर तरीके के होते हैं, और एक 3 तरीके के कॉम्प्रिहेंशन पिछले 14 वर्षों में हमने देखे हैं। एक है ट्रेडिशनल कॉम्प्रिहेंशन, जिन्हें हम परंपरागत कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं।
परंपरागत कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। एक साधारण भाषा में किसी मुद्दे पर बातचीत की गई, उस पर एक साधारण सा प्रश्न पूछा कि संदेश क्या है, निष्कर्ष क्या है। इस तरीके के गद्यांशों को हल करना सरल होता है यदि आप उसकी भाषा और उसके अर्थ को बढ़िया से समझते चलेंगे, तो ऐसे गद्यांशों में आप 100% की एक्यूरेसी ला सकते हैं। यस, दिस इज द एक्यूरेसी ऑफ 100% कॉम्प्रिहेंशन। इन प्रकार के कॉम्प्रिहेंशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लगभग 12 कॉम्प्रिहेंशन या 10 कॉम्प्रिहेंशन हर साल इस तरीके के आते हैं। दूसरे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं अजम्पशन बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन, पूर्व धारणा पर आधारित गद्यांश। अजम्पशन बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन, पूर्व धारणा पर आधारित गद्यांश या धारणा पर आधारित गद्यांश, ये कॉम्प्रिहेंशन पिछले कुछ समय से बढ़े हैं और इसलिए पेपर का लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है। यहां हमें लेखक के अंदर की सोच को पकड़ना होता है कि लिखने वाला ऐसा क्यों लिख रहा होगा, या लिखने वाले ने बीच में ऐसी कौन सी छिपी हुई बात बता दी जो हमसे वो धारणा के रूप में पूछ रहा होता है। क्योंकि धारणा का मतलब होता है उसके मन में क्या विचार था, धारणा का मतलब होता है उस कॉम्प्रिहेंशन में क्या छिपा हुआ था, उसे बाहर निकालना है। ये कॉम्प्रिहेंशन थोड़े से टिपिकल लेवल के होते हैं, लेकिन ये आपकी बुद्धिमत्ता का एक खूबसूरत जांच करने के बाद परिणाम दे सकते हैं। इसमें बच्चे के सही होने की एक्यूरेसी 75% की होती है, लेकिन ये 6 से लेकर 8 आने लगे हैं। लेकिन सभी कॉम्प्रिहेंशन का माई बाप है फिलॉसॉफी बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन। फिलॉसॉफी, चिंतन पर आधारित कॉम्प्रिहेंशन, चिंतन पर आधारित फिलॉसॉफी। मतलब इस विषय में लाल लालियों कोई गहन बात गद्यांश में कही गई है, इशारों के रूप में, प्रत्यक्ष रूप में, लेकिन उस गहन बात के अर्थ बहुत अलग है। बता कुछ और रहा है, अर्थ निकलेगा कुछ और उसके आधार पर हमसे प्रश्न पूछा जाएगा। 2024 में इसके सवाल 4 से 6 रहते थे, पर 2024 के पेपर में फिलॉसॉफी बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन 13 से 14 आ गए और सबकी हालत खराब हो गई 2024 के पेपर में। आप पेपर उठा के देखिए, मजा आ जाएगा। आपको लगेगा कि सच में कॉम्प्रिहेंशन तो ये हुए जो आपको सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड आंसर देंगे। फलाना इंस्टीट्यूट ए देगा, दूसरा इंस्टीट्यूट बी देगा, तीसरा मास्टर सी देगा और चौथे मास्टर ने डी कहा होगा। इस सवाल को कहते खूबसूरत सवाल कि तुम्हारे मास्टरों को तक नहीं पता कि वास्तविक आंसर क्या आना चाहिए। 2024 का वास्तविक रूप में पेपर कठिन इसलिए नहीं था कि 2024 में मैथ्स कठिन था, पर 2024 का पेपर कठिन होने का कारण था कॉम्प्रिहेंशन। हमारे प्यारे लाल लाली जिसके भरोसे गए थे, उन्हीं ने उनको धोखा दिया। तो मतलब हिंदी सिनेमा में यहां पर गोविंदा जी जो गाना गा रहे थे, तुम्ही ने मेरी जिंदगी खराब की है, तो वो गाना मेरे लाल लाली गा रहे थे 2024 के सी सेट को पेपर को देखकर। एग्जामिनर को कह रहे थे कि तुम्ही ने मेरी जिंदगी खराब की है। या फिर मतलब दूसरा अगर सिनेमा का गाना 2024 के पेपर सी सेट को डेडिकेट किया जाए तो किस्मत बदलती देखी मैं, सब बदलता देखा, सी सेट बदलता देखा मैंने, कॉम्प्रिहेंशन बदलता देखा। और ऐसा वैसा कॉम्प्रिहेंशन नहीं बदला, फिलोसॉफिकल हालत खराब थी 2024 के कॉम्प्रिहेंशन में।
तो यदि आप सिंसियर हैं तो पहली पिक्चर तो क्लियर कर लीजिए कि अब यूपीएससी में कॉम्प्रिहेंशन के लिए हमें एक गहन अध्ययन की जरूरत है। तो टाइप तो क्लियर हो गए, अब थोड़ा सा गहराई में जाते हैं कि भाई गहन अध्ययन क्या करना है। सबसे पहले तो जो आज से मतलब खुलकर बताओ, मैंने भी वीडियो बनाए हैं, मेरे कई विद्यार्थी हैं जो आज शिक्षक बन चुके हैं, उन्होंने भी वीडियो बनाए और लिखा मात्र 3 नियम, इसके बाद गद्यांश के लिए आपको दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। मात्र 3 नियम और गद्यांश के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर। गद्यांश का ब्रह्मास्त्र अब आ गया है आपके पास। यह सब भ्रम है, क्योंकि वो मोक्ष नहीं दिला सकते, वो कुछ क्षणों के लिए तुम्हारे दुख को दूर कर सकते हैं। मैं तुम्हें गद्यांश में ऐसे 5 नियम दे सकता हूं जिनका वीडियो तुम बना लेना, और ऐसे उस एक नियम पर 10 सवाल दिखा सकता हूं जो सिंगल नियम पर गारंटेड आंसर आ जाएगा, लेकिन वो तुम्हें पास नहीं करा सकता है, वो तुम्हें मजा दिला सकता है। आपको लगेगा क्या बात है। तो फिर इसके हल करने का तरीका क्या है? इसके हल करने का तरीका, पहला, गद्यांश के मूलभूत नियम आपको पता होने चाहिए। यस, यू नो द फंडामेंटल रूल्स टू सॉल्विंग द कॉम्प्रिहेंशन। टू सॉल्विंग द कॉम्प्रिहेंशन, फर्स्ट मेमोराइज दिस ऑल फंडामेंटल रूल। इन सभी मूलभूत बातों को न केवल बारीकी से पढ़िए, बल्कि उनको मेमोराइज करिए, उनको याद करिए, जो आज मैं डिस्कस करूंगा। पहला तरीका कि रिमेंबर और मेमोराइज्ड ऑल कॉम्प्रिहेंशन विच रिक्वायर्ड टू सॉल्व द कॉम्प्रिहेंशन। फिर आप किसी भी एग्जाम का गद्यांश हल करिए, बगैर इन नियमों के आप नहीं आगे बढ़ सकते। पर दूसरा, जिसके बगैर आपके चयन का रास्ता संभव नहीं है, और वो दूसरा है प्रैक्टिस, अभ्यास। कितना अभ्यास, कितनी प्रैक्टिस, कितनी प्रैक्टिस महोदय? 2011 से 2024 14 वर्षों में एक में 25 प्रश्न भी पकड़ लो मोटा मोटा, तो 25 400, 25 और 10 350 कॉम्प्रिहेंशन से ज्यादा आपके पास है। करने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे, सोचना पड़ेगा कि आंसर बी कैसे आ सकता है, समझना पड़ेगा कि बी कैसे आएगा, और एग्जाम हॉल में बी लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम उस नए कॉम्प्रिहेंशन को पहचान सके। क्या हम इन कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ेंगे तो ये रिपीट होने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इतने वेराइटीज के कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के बाद आप अपने मस्तिष्क को इतनी बार ट्रेन कर चुके होंगे कि आप जान सकेंगे कि एग्जामिनर तुम्हारे साथ और कितनी बर्बरता कर सकता है, कितना भयानक वो गद्यांश पेश कर सकता है। तो इसका दूसरा तरीका है अभ्यास, प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का। पर प्रैक्टिस कैसे? प्रैक्टिस कैसे? मेरे कुछ लाल लाली प्रैक्टिस कैसे करते मैं बताओ, देखना, उनकी प्रैक्टिस मैंने देखी है। पेपर उठा लिया, सामने टीवी या मोबाइल चल रहा है, वो अलग चल रहा है, और वो पढ़ रहे हैं। कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ा, फिर प्रश्न को पढ़ा, फिर उन्हें लगा कि बी उत्तर हो सकता है, शायद बी। अभी वो कॉन्फिडेंट नहीं है, पर बी को देखेंगे फिर पीछे, हाँ बी है, बहुत बढ़िया, मैं सही सोच रहा था, मतलब मेरे कॉम्प्रिहेंशन पूरे सही हो जाते हैं, क्या बात है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं। एग्जाम हॉल में तुम्हें पीछे देखने का मौका मिलेगा क्या कि तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है? तो प्रैक्टिस कैसे करनी है? प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि 10 या 20 कॉम्प्रिहेंशन या 25 कॉम्प्रिहेंशन का टारगेट रखेंगे कि भाई मैं आज 2011 के कॉम्प्रिहेंशन करना चाहता हूं। 2011 में मान लेते 35 कॉम्प्रिहेंशन थे। अब 35 कॉम्प्रिहेंशन को ऐसे लिखिए बकायदा, पहला प्रश्न कॉम्प्रिहेंशन का, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां,
उसके बाद फिर कॉम्प्रिहेंशन में है 21वां, 22वां, 23वां, 24वां। ऐसे पूरे हल करिए और फिर देखिए कि आपने उनमें से कितने प्रश्न सही हल किए, और उससे आपको अंदाजा लगेगा कि आपका एक्यूरेसी कितना है। जब आप पीछे पलट पलट कर देखोगे, दिस इज नॉट ए प्रैक्टिस, दिस इज चीटिंग। इसे हम अपनी साधारण भाषा में कहते हैं कि ये गंदा लाल अभ्यास में भी चीटिंग करता है। क्या आईएएस बनेगा रे तू? प्रैक्टिस करनी है तो ऐसे करनी है। पर इसमें एक और शर्त डाल दूं मैं, एक और शर्त डाल दूं, प्रैक्टिस करनी है तो विथ टाइम के साथ, समय के साथ। समय का मतलब क्या सर? देखो भाई, 35 कॉम्प्रिहेंशन हल कर रहे हो, 40 मिनट का समय है तुम्हारे पास। 25 कॉम्प्रिहेंशन हल कर रहे हो, 30 मिनट का समय है। पहले दिन हो सकता है तुम्हें 40 मिनट लग जाए इस कॉम्प्रिहेंशन के लिए, इसे 50 मिनट लग जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगली बार आपका टाइम कम होना चाहिए और आइडियली आपको इतने ही टाइम में कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट करते आना चाहिए जितना मैंने आपके सामने मेंशन किया है। तो बिल्कुल स्टॉप वॉच साथ में होगी, ईमानदारी साथ में होगी, और 2011 से 2024 के पीवाईक्यू के क्वेश्चन साथ में होंगे। कुछ गंदी किताबें मार्केट में हैं, कुछ गंदी किताबें मार्केट में हैं जो यूपीएससी के आंसर से अलग आंसर दे देती है। ऐसी कई है, मैं नाम नहीं लूंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि या तो यूपीएससी के ओरिजिनल पेपर गूगल कर लोगे तो मिल जाएंगे, ओरिजिनल पेपर, उसका ओरिजिनल आंसर की भी मिल जाएगा। एक्सप्लेनेशन ना भी मिले तो चलेगा, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में यह जानना ज्यादा जरूरी है कि सही आंसर क्या था। फिर हम एक्सप्लेनेशन पर भी बातचीत कर लेंगे। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके पास सही आंसर होना चाहिए, अन्यथा आपकी सारी प्रैक्टिस बर्बाद हो जाएगी अगर आप गलत उत्तर को समझकर अपने कंसेप्ट डेवलप करने लग गए। तो सबसे पहली चीज जो आपको इसमें करनी है, नियमों को बहुत बारीकी से समझना है। प्रैक्टिस जितना है वो पीवाईक्यू की करनी है। मत पढ़िए, किसी टेस्ट सीरीज के कॉम्प्रिहेंशन ना भी करोगे तो चलेगा, पर मुझे पीवाईक्यू सही चाहिए, क्योंकि मेरा एग्जामिनर क्या सोचकर उत्तर दे रहा है, क्या थ्योरी बनाकर प्रश्न बना रहा है, किस तरीके के प्रश्न बना रहा है, ये मुझे पीवाईक्यू से पता चल जाएगा। किसी टेस्ट सीरीज वाले की औकात नहीं है कि उस लेवल पे जाकर प्रश्नों का निर्माण कर सके। इसलिए मैं इस पूरे कॉम्प्रिहेंशन में पीवाईक्यू के ऊपर पूरी तरह से निर्भरता व्यक्त करूंगा। चौथी चीज, अगर आप चाहते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन में आपका हाथ कभी भी फेल ना हो, तो थोड़ा सा किताबों को पढ़ने, न्यूज़पेपर को पढ़ने का टाइम दीजिए। क्योंकि जितना आप किताब पढ़ लेते हैं, जितनी आप न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, उतनी आपकी रीडिंग हैबिट बहुत अच्छे से बढ़ पाती है और आपके समझने की क्षमताएं मजबूत होती है। तो यदि मेरे कोई लाल लाली मुझसे कहे, सर मेरा एक छोटा भाई है जिसको अगली बार में एग्जाम देना है और वो सी सेट में कॉम्प्रिहेंशन बेस्ट करना चाहता है, उसे दे दीजिए ये 4 बातें कि आप इन 4 बातों का पालन करिए। गद्यांश में आपका एक कॉन्फिडेंस भी आएगा और गद्यांश में आपको एक फीलिंग आएगी कि हां मैं कर सकता हूं। तो सबसे पहले पॉइंट पर आ रहे हम लोग, ये मेरी तरफ है, ये मैं कराऊंगा, ये आंशिक मैं कराऊंगा, आंशिक आपको करना होगा। ये पूरी तरह से आपको करना होगा, ये पूरी तरह से आपको करना होगा, क्योंकि आईएएस बनने के लिए पूरी तरह से मैं नहीं, हम और आप मिलकर इस परीक्षा को पास कर सकेंगे। इसलिए आप अगर जब क्लास ले तो बकायदा अपने कॉपी पेन को साथ में रखे। ये YouTube पर कई सारे लाल लाली ऐसे ही खाना खाते खाते देख रहा है मेरा लाल,
कॉपी पेन साथ में रखो। मास्टर फ्री में पढ़ा रहा है, इसका मतलब ज्ञान की औकात कम नहीं हो जाती है, वो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि पहले पैसे देने पर मिलता था। आपको उसे उतना ही सम्मान देना होगा, और अगर आप नहीं दे सकते हैं तो भूल जाइए कि इन कक्षाओं का कोई लाभ तुम्हें मिलने वाला है, क्योंकि आपने भले ही पैसे ना दिए हो, लेकिन ज्ञान के सम्मान में कुछ कमी आ गई है तो निश्चित ही आपको उस ज्ञान से कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए जब भी वीडियो देख रहे हो जिसमें कोई ज्ञान की बात हो रही हो, अपनी कॉपी पेन और डायरी साथ में रखिए, क्योंकि सम्मान ज्ञान का होगा तो वही कार्य आपके लिए ज्ञान कर पाएगा जो मुद्राओं को देने पर लोगों के लिए करता था। लेकिन आप इस तरीके के उस वीडियोस को देख रहे हैं कि चलो सोते हुए देख लेते हैं, लेट कर देख लेते हैं, चलते हुए देख लेते हैं। मत करिए, वीडियो को बंद कर दीजिए, पॉज कर दीजिए, बंद करके जेब में रख दीजिएगा, कल देख लेना इसको, क्योंकि ये शब्द, ये कहानियां और ये संवाद तभी मस्तिष्क में प्रवेश करेंगे जब आप शांत होकर इसे सुन पाएंगे और समझ पाएंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं आज के थ्योरी की, आज के कंसेप्ट की। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं गद्यांश के नियमों को। गद्यांश के नियम, फंडामेंटल रूल्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, फंडामेंटल रूल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, गद्यांश के मूलभूत नियम। देखो, सबसे पहला नियम, जब हम गद्यांश को हल करते हैं, जब भी हम कॉम्प्रिहेंशन को हल करते हैं, ये बहुत बेसिक नियम है जिसे मेरे कई सारे लाल लाली समझ ही नहीं पाते हैं। जब हम गद्यांश को हल करते हैं, अनसीन पैसेज को हल करते हैं, तो लेखक आपको प्रश्न उस दी गई जानकारी पर पूछ रहा है। आपका कार्य भी है कि केवल दी गई जानकारी से ही आप उत्तर का निगमन करें। आप अपने ज्ञान का उपयोग करें उस शब्दों को समझने के लिए, उसके लेखक के बातों का अर्थ निकालने के लिए। आप अपने नॉलेज का उपयोग करिए उसको विश्लेषित करने के लिए, लेकिन आप उससे बियॉन्ड नॉलेज का उपयोग मत करिए अपने प्रश्नों को हल करने के लिए। आप ये मत कहिए कि मुझे पता है कि इसमें ये बात होती ही है, मुझे पता है कि मेरे शिक्षक ने मुझे बताया ही है, बल्कि आप केवल गद्यांश में निहित की गई जानकारी पर ही उत्तर का निर्णय लीजिए। इसका मतलब मेरे आज के गद्यांश के नियम में पहला नियम है गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर केवल और केवल गद्यांश पर आधारित होने चाहिए। आंसर शुड बी बेस्ड ओनली ऑन द कॉम्प्रिहेंशन। आंसर शुड बी बेस्ड ओनली ऑन द कॉम्प्रिहेंशन। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉट। पहला सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसे मैं अभी पुनः समझा रहा हूं कई एग्जाम्पल के साथ। हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन कई बार अलग अलग विषय के आते हैं। मान लीजिए कि कॉम्प्रिहेंशन आया है इकोनॉमी का, और इस इकोनॉमी में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जो हम जानते हैं कि ऐसा होता है। जैसे हम जानते हैं कि यदि आरबीआई ने अपनी रेपो दर को बदल दिया या बढ़ा दिया तो हम जानते हैं कि क्या होगा, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन ने उस रेपो रेट के बढ़ने के दीर्घकालिक प्रभावों पर भी बातचीत की है और उन दीर्घकालिक प्रभावों का वर्णन किया है।
देखो, रेपो रेट के बढ़ने पर अल्पकालिक प्रभाव होता है कि मुद्रास्फीति कम हो जाती है, महंगाई कम हो जाती है, लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव होता है कि निवेश में कमी आ सकती है, निवेश में कमी आ सकती है। अब आपने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा और अपना पूर्ववर्ती नॉलेज दिमाग में रखा, हो सकता है कि जब आप उत्तर निकालेंगे तो ऑप्शन ए में मुद्रास्फीति भी दिया जाए, ऑप्शन बी में निवेश में कमी भी दी जाए, और आपको ऐसा लगे कि मैंने तो बहुत बारीकी से पढ़ा है, रेपो रेट जब भी पढ़ाते तो ऐसा ही होता है। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन में मुद्रास्फीति पर जिक्र ही नहीं था, बल्कि पूरी तरह से निवेश में क्या गिरावट आएगी इसका ही वर्णन है। कई बार लाल लाली अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर फिर आंसर ए लगा देते हैं, जो पूरी तरह से गलत इसलिए माना जाएगा क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में मेरा लेखक तो उस बात का जिक्र भी नहीं कर रहा था। और जानबूझकर एग्जामिनर ऐसे प्रश्नों का निर्माण अवश्य करता है कि वह दो अर्थों में निकाला जाए, जिसके कारण विद्यार्थी के मन में कई बार समस्या आ सकती है। इसलिए आप जब प्रश्नों को हल करते हैं तो आपको अपने सोच का दायरा बांधना है, आप सभी के सोच की एक बाउंड्री तय करनी है, और वो बाउंड्री क्या है? गद्यांश में निहित ज्ञान। केवल कॉम्प्रिहेंशन में कही गई बात ही अंतिम सत्य है, उसके अलावा आप किसी भी सत्य को नहीं मान सकते। मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि सरकार ने रिन्यूएबल ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कदम उठाए, और सरकार ने उस पूरे घटनाक्रम में यह बताया कॉम्प्रिहेंशन ने कि सरकार यदि नवीकरणीय ऊर्जा का खर्च बढ़ाती है तो सरकार का पूंजी या भुगतान संतुलन बेहतर होगा, सरकार को विदेशी मुद्रा में बहुत अधिक निवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी, भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, और नवीकरणीय ऊर्जा के कारण विविधता ऊर्जा के स्वरूप में आ पाएगी। नवीकरणीय ऊर्जा के कारण भारत में नए प्रकार के रोजगार बढ़ेंगे। अब ये कॉम्प्रिहेंशन में दिया है, यूपीएससी के एग्जामिनर ने पूछा कि महोदय इस नवीकरणीय ऊर्जा का लाभ क्या होगा? ऑप्शन ए दिया गया था कि नवीकरणीय ऊर्जा का लाभ क्या होगा भाई? ऑप्शन ए दिया गया था कि नवीकरणीय ऊर्जा के कारण CO2 के उत्सर्जन में कमी आएगी। ये कोई गलत थोड़ी है, मुझे बताओ, CO2 के उत्सर्जन में निश्चित ही कमी आएगी, ये तो सत्य है। लेकिन ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है, ये मेरा उत्तर नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा लेखक इस बात को कॉम्प्रिहेंशन में बता ही नहीं रहा है। अगर वह यूनिवर्सल ट्रुथ भी हो, सार्वभौमिक सत्य भी हो, लेकिन अगर उसका वर्णन लेखक नहीं कर रहा है तो मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं उसे उत्तर की औकात दे दूं। मैं कहूंगा कि यह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मेरे कॉम्प्रिहेंशन में इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं है, कहीं कोई वर्णन नहीं है। मैं कैसे मान लूं कि यह उत्तर होगा? आपको अपने दिमाग में पहला पॉइंट बिल्कुल भर लेना है, और वो पहला पॉइंट क्या है? हमारे गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर केवल और केवल गद्यांश पर ही आधारित होने चाहिए। गद्यांश अगर किसी बात को नहीं बता रहा है और विकल्प में वो यूनिवर्सल ट्रुथ के रूप में उस बात को बता रहा है, तब भी मैं उसको सही नहीं मान सकता हूं, क्योंकि वो मेरे कॉम्प्रिहेंशन में नहीं है।
आप चाहो तो मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं, शायद उससे आप तक मेरी बात ये पहुंच जाए कि पहला नियम कॉम्प्रिहेंशन का ये कहता है कि आप अपने प्रश्नों के उत्तर केवल गद्यांश पर ही आधारित देंगे। एक और एग्जाम्पल जो बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा और आपके मस्तिष्क में हर सवाल का जवाब देने की क्षमता रख सकता है। देखो, मान लीजिए कि कॉम्प्रिहेंशन आया हुआ है पॉलिटी पर, और बात क्या कर रहा है कॉम्प्रिहेंशन? पूरी तरह से ध्यान से देखना, पूरी तरह से बात यह चीज की जा रही है कि प्रत्येक नागरिक समानता का अर्थ समझ सके, समानता के महत्व को जान सके और समानता के आधार पर व्यवहार कर सके। समानता हमारे भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण आयाम और मूलभूत अधिकार के रूप में समझाई गई है। भारत में समानता को लागू करने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए गए हैं और कई प्रकार की चीजों को यहां बताया गया। अब उसमें ऑप्शन में ये दिया गया भारत में समानता का अर्थ स्वतंत्रता और स्वतंत्र अभिव्यक्ति से है। भारत में समानता के लिए सरकार को जिम्मेदारी दी गई है। अब देखो, ये बातें कोई गलत नहीं है, ये बातें सही है, लेकिन मैं इन बातों को अपने आंसर का जगह नहीं दे सकता हूं क्योंकि ये मेरे कॉम्प्रिहेंशन में नहीं है। लेखक समानता को हमारे देश के भीतर किस तरीके की है, उसके प्रैक्टिकल, उसके व्यवहारिक स्वरूप को बता रहा है, न कि ये बता रहा है कि ये जनता मतलब सरकार की जिम्मेदारी है, नागरिक के अधिकार हैं या किस तरीके की चीजें हैं। इसमें सरकार के लिए यह जिम्मेदारी का वर्ड यहां तो इसने प्रस्तुत नहीं किया है। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि जब तक कॉम्प्रिहेंशन में विकल्प में दी गई बात आपको हमेशा ध्यान देनी है कि वो उसके ऊपर है या नहीं है, कि कुछ और ही दिशा में बातें कर रहा है, तो हम बिल्कुल भी इसे उत्तर नहीं कह सकते हैं। तो अपनी समरी कर रहा हूं मैं पहले नियम की, और मेरा पहला नियम यह कहता है कि गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर केवल और केवल गद्यांश पर आधारित होने चाहिए। क्या पहला नियम सभी को क्लियर हुआ है कि गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर केवल गद्यांश पर आधारित होने चाहिए, अर्थात अभ्यर्थी गद्यांश के अतिरिक्त अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग इन प्रश्नों को हल करते समय नहीं करेगा, भले ही विकल्पों में यूनिवर्सल ट्रुथ जैसी बातें भी क्यों ना मिल जाएं, तब भी मैं उसे एक सही आंसर नहीं मान सकता हूं, मैं उसे एक सही आंसर के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं। अब दूसरे पॉइंट पर आ रहे गद्यांश के फंडामेंटल रूल में, दूसरे पॉइंट पर आ रहे हम लोग कि जब भी हमारे सामने गद्यांश के बारे में कुछ चीजें पूछी जाती हैं, दूसरा बिंदु गद्यांश में गद्यांश को पढ़ते हुए धीमी रफ्तार रखें। ये लिखवाना पड़ रहा है मुझे क्योंकि मैं जानता हूं कि आप में से कई सारे लोग ये समझ नहीं पाते। धीमी रफ्तार रखें, धीमी रफ्तार, स्पीड पढ़ने की, क्योंकि गद्यांश के भाव को समझने में
थोड़ा समय लगता है। प्रयास करें कि गद्यांश इस प्रकार से पढ़े, इस प्रकार से पढ़े जैसे कोई लेखक आपको ये सारी बातें गहन चिंतन के साथ प्रस्तुत कर रहा है। देखना, मैं इस नियम को लास्ट में जगह देता था, लेकिन मेरे लाल लालियों के साथ जो अनुभव रहे उस कारण से मुझे इसे सेकंड नंबर पे डालना पड़ रहा है। ऑलवेज रीड द कॉम्प्रिहेंशन विथ अ स्लो स्पीड एंड ऑल्सो थिंक लाइक comprehension someone read in front of you and you understand their word according to their speech। आप गद्यांश को जब पढ़े तो ऐसा मत सोचे कि वो कोई लिखी हुई बात है, बल्कि आप ये सोचे कि किसी ने आपको वह संदेश या वह बात आपके समक्ष कोई पढ़ रहा है, आपके समक्ष कोई ऐसा व्यक्तित्व खड़ा है जो आपको ये सारी बातें बोल रहा है। आप मुझे इमेजिन करा करिए, सबसे बेस्ट है कि आप मुझे इमेजिन करिए कि मधुकर कोटवे गद्यांश को आपके सामने पढ़ रहा है, तो आप उनकी बातों को कैसे सुनेंगे, आप उनके एक एक शब्द पर कैसे गौर करेंगे और आप उनके शब्दों का अर्थ कैसे निकालेंगे, उन पर आपको ध्यान वैसे ही देना है। हम कई बार रीडिंग करते समय उसे एक प्रकार से बिना इमोशन के, बिना मतलब एक प्रकार से पॉज लिए एक धारा प्रवाह रूप में पढ़ लेते हैं और वो हमारे मस्तिष्क में उस भावनाओं को पैदा नहीं कर पाता है जो लेखक समझाते हुए, बोलते हुए, लिखते हुए महसूस कर रहा था। मतलब मैं कहूंगा कि एक छोटी सी पंक्ति जगजीत सिंह की याद आती है कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। देखना, ये लाइनें जो बताना चाह रहा है यहां पर लेखक कि बात कुछ भी लिखने की नहीं है, बात वो लिखने की है जो दिल तक पहुंच सके। बस आप भी अगर मेरी इस लाइन को समझ गए ना, यकीन मानिएगा कि आप कहोगे सर इन दो चीजों के आधार पर अब मैं उत्तर कोई भी निकाल सकता हूं। मतलब मैं एक गारंटेड बात बता रहा हूं कि अगर आप केवल इस बात को समझिएगा कि जो कॉम्प्रिहेंशन में कहा गया है, अगर आप उसके भावनाओं को समझना चाहते हैं तो पॉज लीजिए, बीच बीच में रुकिए, जहां पर आपको फुल स्टॉप दिख रहा है वहां रुकना चाहिए, जहां कॉमा दिख रहा है वहां ठहरना चाहिए, नहीं तो आप उसके लाइन के भाव को नहीं समझ पाएंगे, और अगर हम उसका भाव नहीं समझ पाए तो उत्तर नहीं आ सकता है। मेरे प्यारे लाल लालियों, गद्यांश का सबसे महत्वपूर्ण भाग है उसके भाव को समझना। जो व्यक्ति उसका भाव समझ लेगा, जो उसका अर्थ समझ लेगा, वो हमेशा ही सही उत्तर निकाल लेगा, और जो उसके भाव को ही नहीं समझ पाएगा वो उत्तर नहीं निकाल पाएगा। इस भाव को समझने के लिए स्पीड कम होनी चाहिए, इस भाव को समझने के लिए ठहराव होना चाहिए, इस भाव को समझने के लिए ये महसूस करना चाहिए कि वो क्या कह रहा है, और वो कह रहा है, उसने लिखा नहीं है। ये महसूस करना होगा कि महोदय उसने लिखा नहीं है, वो लेखक खड़ा होकर मेरे सामने सारी बातें बता रहा है और मुझे अपने आप समझ में आ रहा है कि वो बोलना क्या चाहता है। जैसे मैं आपके एक उदाहरण दे रहा हूं, लोग भाव नहीं समझ पाते। एक बड़ा खूबसूरत कॉम्प्रिहेंशन यूपीएससी में आया था, और देखना कि आप भाव समझ पाते हैं क्या। अगर आप भाव समझ गए तो समझ जाइएगा कि आपका दिमाग उस दिशा में जाने लग गया है। भारत में कई लोगों का मानना है, लेखक क्या कह रहा है ध्यान से सुनना,
भारत में कई लोगों का मानना है कि हम हथियारों पर जितना अधिक खर्च करेंगे उतना ही हमारे पड़ोसी देशों के साथ युद्ध की संभावनाएं बढ़ेगी। मेरे विचार में यह लोग या तो झूठा तर्क फैला रहे हैं या युद्ध पीड़ित हैं। मेरे विचार में यह लोग या तो झूठा तर्क फैला रहे हैं या युद्ध पीड़ित है। बताइए लेखक कहना क्या चाहता है। भारत में कई लोगों का मानना है कि हम हथियार निर्माण पर अपना खर्च बढ़ा रहे हैं, जिससे हमारे पड़ोसी देशों के साथ युद्ध की संभावनाएं बढ़ रही हैं। मेरे विचार में यह झूठा तर्क फैला रहे हैं या युद्ध पीड़ित है। बताइए मेरे विचार वाला व्यक्ति क्या सोचता है। बहुत बढ़िया। एसबी कश्यप, व्लादिमीर पुतिन, ये दोनों लोग बिल्कुल सही बात बता रहे हैं कि लेखक कहना चाहता है कि जितना ज्यादा हथियार पर खर्च होगा, लेखक के अनुसार जितना ज्यादा हथियार पर खर्च होगा उतना युद्ध की संभावना कम होगी क्योंकि लेखक ज्यादा हथियार बनाने के विरोधी लोगों का विरोधी है। लेखक किनको झूठा कह रहा है? ऐसी बातें करने वालों को झूठा कह रहा है जो ऐसी बातें करते हैं कि जितना हम हथियार बनाएंगे उतना युद्ध की संभावनाएं बढ़ेगी। लेखक उन्हें झूठा कह रहा है। मतलब लेखक के अनुसार सच्चा कौन है? जितना ज्यादा हथियार बनाएंगे उतना युद्ध की संभावना कम होगी। यह लेखक का भाव था और वो वही समझ पाएगा जिसने एक एक शब्द पर बारीकी से गौर किया होगा। और इसीलिए कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते समय आप लोगों को इस दूसरी बात को ध्यान रखना है, ठहराव, रुकना, रफ्तार को कम रखना और उसके भाव को अपने जहन में प्रवेश कराना। अब आते हैं कॉम्प्रिहेंशन के तीसरे नियम पर। कॉम्प्रिहेंशन के तीसरे नियम पर। कॉम्प्रिहेंशन का तीसरा नियम आपकी एक्यूरेसी को बहुत इंप्रूव करेगा। और ये तीसरा नियम केवल कॉम्प्रिहेंशन में मत लगाइए, तीसरा नियम आप अपने जीएस के पेपर में भी लगाइए। ये नियम आपके लिए इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि आप इस नियम के बगैर उत्तर देना बंद कर दे। तीसरा नियम कहता है गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर, गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देते समय जब तक 3 विकल्प गलत साबित ना हो, उत्तर न दे। आप अपने आप को यह बता सके कि ए आंसर नहीं हो सकता, आप बता सके कि बी आंसर नहीं हो सकता। और अगर आप ये बताने की स्थिति में नहीं हैं तो इसका मतलब कॉम्प्रिहेंशन आपके समझ में नहीं आया है। इसका मतलब आप लेखक की बात को वैसे समझ नहीं पाए हैं जो एक प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए जरूरी था। जब हम कॉम्प्रिहेंशन के प्रश्नों को हल करना चाहते हैं तो याद रखिएगा हमारे लिए डिडक्टिव मेथड सबसे इंपॉर्टेंट होगा।
डिडक्टिव मेथड, हर जगह इस मेथड की आदत डालिए। हमेशा 3 विकल्पों को गलत साबित करिए। बताइए कि पहला विकल्प गद्यांश में कही गई बात के खिलाफ है, इसलिए नहीं हो सकता ये उत्तर। कहिए कि ऑप्शन ए तो ऐसी बात बता रहा है जो गद्यांश के ठीक उल्टी है, इसलिए ये सही नहीं हो सकता है। बताइए कि दूसरा विकल्प तो गद्यांश में था ही नहीं, तो इसलिए भी ये गलत होगा। बताइए कि गद्यांश में ये जो बात बता रहा है इसका अर्थ ऐसा नहीं है, इसलिए यह गलत होगा। इसका मतलब कि बचे हुए विकल्प को मैं सही मानूंगा। और केवल गद्यांश में नहीं, अगर आपकी गलतियां बढ़ रही है, आप मुझसे पूछते हैं सर मेरे टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, कैसे सुधारूं, तो पहला सुधार कर सकते हैं। अपने टेस्ट में जब जीएस के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हो तो कोशिश करो, जहां तुम्हें पता चल रहा है कि सर डायरेक्टली क्लियर पता चल रहा है बी उत्तर है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, बी लगा दो। लेकिन जहां तुम्हें लग रहा है कि मैं बी और सी में कंफ्यूज हूं, तो किसी एक को गलत साबित करने की कोशिश करो। अगर तुमसे कोई एक गलत साबित हो गया तो बचे हुए के सही होने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। कॉम्प्रिहेंशन के प्रश्नों को हल करते समय हमेशा आप 3 विकल्पों को गलत साबित करेंगे, और आपसे अगर वो 3 विकल्प गलत साबित नहीं हो रहे हैं, आप प्रश्न छोड़ देंगे। कॉम्प्रिहेंशन में कौन से प्रश्न हल करने और कौन से नहीं, यह भी आपको पता चल जाता है। अगर आपसे 3 गलत साबित नहीं हो पाते हैं तो आपको उसे छोड़ना चाहिए। आपको यह समझ में आना चाहिए कि नहीं, इस पर रिस्क नहीं लिया जा सकता है, ताकि मेरी माइनस मार्किंग कम हो। चौथा नियम जो कॉम्प्रिहेंशन में बहुत महत्वपूर्ण है, पहला नियम गद्यांश पर आधारित, दूसरा नियम रफ्तार धीमी, ठहराव लेते हुए, भाव को समझते हुए, तीसरा नियम जब तक 3 विकल्प गलत साबित ना हो जाए तब तक हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। चौथा नियम, जब भी विकल्पों में, जब भी ऑप्शंस में, विकल्पों में एक्सट्रीम शब्दों का उपयोग किया जाता हो, एक्सट्रीम शब्दों का उपयोग किया जाता हो, तब ऐसे विकल्प विरले ही सही होते हैं। ये मैंने पिछले साल भी दिया था। जैसे सभी, जैसे हमेशा, जैसे केवल, जैसे एकमात्र, सभी, हमेशा, केवल, एकमात्र, ऑल, ऑलवेज, ओनली, या कुछ ऐसी बात जिसमें कोई दावा किया जाए, दावे वाली, दावा किया जाए, ऐसा कोई दावा किया जाए, मतलब कोई भी ऐसी बातचीत जिसमें ऐसी कोई बात बताई जा रही कि भाई ये तो कुछ गारंटेड लेने वाली बातचीत कर रहा होगा। जहां पर भी हमारे कॉम्प्रिहेंशन के ऑप्शंस में हमें ऐसे कठोर शब्द मिल जाते, एक्सट्रीम वर्ड मिल जाते हैं, तो इनके सही होने की संभावनाएं इसलिए कम होती है क्योंकि लेखक हमेशा ही अपने बातों में कुछ संभावनाएं छोड़कर जाता है। एक छोटी से 5 लाइनों की पंक्तियों में वो क्या गारंटेड बात बता पाएगा। इसलिए जब भी ऐसी कोई बात आपके सामने आए तो आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसे शब्दों को अंडरलाइन करने की हैबिट डालिए। आप जैसे ही ये शब्द सुन ले,
यूपीएससी के जीएस में भी और कहीं पर भी हमेशा ही ऐसे शब्दों को गोले बनाया करिए, ऐसे शब्दों को गोले लगाया करिए। जब आप ऐसे शब्दों पर गोले लगाएंगे तो आपके दिमाग में जाएगा कि ये शब्द सर ने बताए थे कि इन पर ध्यान देना है, क्योंकि इन शब्दों के कारण हमारे उत्तरों में बहुत बदलाव आते हैं, हमारे उत्तरों में परिवर्तन आते हैं। तो शब्दों पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। जितना ज्यादा शब्दों पर आपका गौर होगा, जितना विकल्प में आप इन शब्दों को आइडेंटिफाई जल्दी कर लोगे, उतना आंसर आपको जल्दी मिल जाएगा। अब 5वें नियम पर आने से पहले, इस रविवार 9 फरवरी को सुबह 11 से शाम 6 बजे करोल बाग अनअकैडमी सेंटर पर आप पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस बूट कैंप में मुझसे सीधी मुलाकात करनी हो, अदर टॉप एजुकेटर से मुलाकात करनी हो, आप सीधे आ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मौका मत छोड़िएगा, सभी एजुकेटर से मिल सकते हैं। आइए वापिस आ जाते हैं, नहीं तो मास्टर की मार्केटिंग पर ही ध्यान दे दोगे। 5 नंबर पर आ जाते हैं। अब आपसे पूछा क्या गया है, गद्यांश में बहुत जरूरी है पूछा क्या गया है भाई। देखो, गद्यांश में अगर आपसे पूछा जाता है निष्कर्ष, कंक्लूजन, क्या पूछा जाता है? कंक्लूजन, निष्कर्ष, या परिणाम, परिणाम, इन्फरेंस, या उपनिगमन, उपनिगमन, कोरोलरी। ये शब्द भले ही अलग अलग है, तुम्हें गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। आप इसका मतलब समझेंगे कि गद्यांश में निहित ऐसी बात जो आप दावे के साथ कर सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं। अब आप कहेंगे सर अभी तो आप कह रहे थे पीछे की दावा वाला, मतलब विकल्प में दावा किया गया हो। मैं विकल्प में दावे की बात नहीं कर रहा हूं। मैं गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको एक फील आएगा कि अच्छा ये बात तो इससे निकल कर ही आएगी, ये बात तो इसके अंदर होगी ही, यही तो वो कहना चाह रहा है, उसका यही तो कहना है। मतलब वो क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है। थ्री इडियट में शिक्षक पूछता है कहना क्या चाहते हो। वो पूछ रहे थे निष्कर्ष बताओ, परिणाम बताओ, उपनिगमन बताओ कि तुम कहना क्या चाहते थे। देखो, जब भी आपके सामने 3 शब्द प्रश्न के रूप में खड़े हो जाए तो इनको कहो कि अच्छा तुम ये जानना चाहते हो कि लेखक कहना क्या चाहता है। पूरी बातों को पढ़ने के बाद आप ये दावा कर सकते हैं कि देखो भाई ये तो यही आएगा, क्योंकि ये चीख चीख कर आपके सामने कॉम्प्रिहेंशन खड़ा होता है। मतलब यकीन मानो जब निष्कर्ष पूछता है ना, तो और जब मैं कॉम्प्रिहेंशन पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है कि कॉम्प्रिहेंशन मुझे खुद कह रहा है कि मेरा निष्कर्ष ये होगा, क्योंकि उसके अंदर की ये आवाज होती है जो खुले तौर पर लेखक के द्वारा स्पष्ट रूप से दी गई होती है। इसमें हम सिंपल सी बात याद रखेंगे, निष्कर्ष पूछे, परिणाम पूछे या फिर उपनिगमन पूछे, गद्यांश की कोई ऐसी बात जिसमें आप दावा कर सकते हैं, गारंटी ले सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि सर ये तो कहा ही है उसने, बेचारे ने यही तो कहना चाहता है, हम ऐसी किसी बात को निष्कर्ष के रूप में स्वीकार करेंगे। आप यदि इसको और सरल भाषा में लिखना चाहे तो मैं पुनः इसको बता दे रहा हूं, ऐसी बात जो पूर्ण विश्वास से कही जा सके, पूर्ण विश्वास से कही जा सके कि हां ये बात तो होगी ही महोदय, ये तो होगा ही, अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा?
अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा? पर कभी कभी एग्जामिनर तुमसे संदेश पूछता है, संदेश पूछता है। देखो, संदेश का एक साधारण सा लक्ष्य होता है। संदेश का एक साधारण सा टारगेट होता है, और वो टारगेट क्या है कि लेखक आपको कहां ले जाना चाहता है। संदेश, मैसेज सामान्यतः जरूरी नहीं हर बार, लेकिन 90% सिचुएशन में सामान्यतः गद्यांश के कॉम्प्रिहेंशन के अंतिम पंक्तियों में निहित होता है, अंतिम पंक्तियों में निहित होता है। यह लेखक का नैतिक या व्यवहारिक इशारा होता है। मतलब लेखक आपको बताना चाहते, देखो भाई, मैं इतनी सारी बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको यह समझाना चाहता हूं। मैं ये सारी बातें, जैसे मैं इतना कुछ आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि अब आप कॉम्प्रिहेंशन में सिंसियर तैयारी करना शुरू करें। मेरा संदेश है कि गद्यांश में आपकी बहुत अच्छी पकड़ बन सके, और इसीलिए मैं आपको हर एक बात समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूं। संदेश हमेशा कॉम्प्रिहेंशन में अंतिम पंक्तियों में मिल सकता है, और ये एक इशारा होता है कि देखो, वो लेखक नैतिक रूप से या व्यवहारिक रूप से कुछ ऐसी बात बताना चाहता है इन पूरी समस्याओं को बताते हुए। देखो, कभी भी कोई व्यक्ति कोई समस्या का जिक्र कर रहा हो, किसी प्रकार के भारत के घटनाक्रम के बारे में बताना चाह रहा हो, तो कुछ सिखाना चाहता होगा ना। तो कई बार संदेश में किसी प्रकार की सीख का भी लक्ष्य होता है कि क्या आप इससे सीखे हैं, क्या आप इससे लर्निंग कर रहे हैं। यही उसका संदेश था कि आप उससे क्या सीख सके हैं, क्या समझ सके हैं, क्या आप उसकी बात को जान पाए हैं कि वह आखिर इस तरीके का विचार आपके सामने क्यों रख रहा है, क्या आपको वो सिखाना चाहता है, क्या आपको वह सिखाने का प्रयास कर रहा है। इसी को कहा जाता है संदेश। लेकिन कई बार परीक्षक आपसे पूछता है केंद्र बिंदु, कई बार परीक्षक आपसे पूछता है सेंट्रल पॉइंट क्या है। केंद्र बिंदु का मतलब जिसके इर्द गिर्द सारी बात रची जाती है, जिस कथन के इर्द गिर्द पूर्ण गद्यांश होता है, या जो विषय बार बार पुनरावृत्त होता है। सेंट्रल पॉइंट का मतलब है जिस बात के चारों तरफ सारी बात बताई गई। इसे हम कई बार टाइटल भी कहते हैं कि यह गद्यांश किस शीर्षक पर बना हुआ है। तो आप इसको टाइटल कहिए, शीर्षक कहिए, या आप इसको केंद्र बिंदु कहिए। संदेश में सिखाना चाहता है। केंद्र बिंदु का मतलब वो पूरी कहानी किसके इर्द गिर्द रच रहा है, किस शब्द को वो बार बार उपयोग कर रहा है, जिस चीज का उपयोग वो बार बार करता है, हम उसे कहते हैं कि वह उसका केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु की सबसे सरल पहचान होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। वो जितनी ज्यादा बार कोई शब्द उपयोग करेगा, ये समझ जाइएगा कि वह व्यक्ति अपनी सारी बात इस विषय के आसपास रख रहा है, और इसीलिए वह सेंट्रल पॉइंट बनेगा।
तो पहला होता है निष्कर्ष, परिणाम या उपनिगमन, ऐसी बात जो पूर्ण विश्वास से कही जा सके। संदेश, जो एक प्रकार की सीख हो सकती है, नैतिक या व्यवहारिक इशारा होता है। गद्यांश के अंतिम पंक्तियों में निहित होता है। केंद्र बिंदु, जिस कथन के इर्द गिर्द पूर्ण गद्यांश होता है या विषय बार बार पुनरावृत्त होता है, तो हम उसे कहते हैं कि महोदय वो कहलाएगा केंद्र बिंदु। सारांश का मतलब वही जैसे कि ऊपर वाली बातचीत है। निष्कर्ष, या एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भाई फाइनली वो कहना क्या चाहते हैं, सारांश का अर्थ भी वही लिया जाएगा। और विकल्पों को हम गलत साबित करने की आदत डालेंगे। अब अभी थ्योरी में है हम, अभी एक और चीज समझिएगा प्लीज। डिडक्टिव मेथड को जब हमने आपको बताया डिडक्टिव मेथड, तो याद रखिएगा कि डिडक्टिव मेथड में मान लीजिए ऐसा कोई सवाल आ जाए कि कौन से कथन सही है। ध्यान से सुनना मेरी बात। एक पहले नंबर का कथन, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का कथन। ऑब्जेक्टिव सवालों को हल करने में इस ट्रिक्स को यूज कर सकते हैं। फिर ऑप्शन हमारे पास दिया गया था ऐसा, केवल पहला और चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा, केवल दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा। मान लीजिए ऐसे ऑप्शन थे। तो मैं अब आपको जो बात बताने जा रहा हूं उस पर गौर करना। जब हमें ऐसे किसी गद्यांश के उत्तर को निकालना हो जहां कई सारी बातों के बाद फिर ऑप्शन मिलते हैं, जैसे ऑप्शन ए बी सी डी मिल जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जहां हमें ऐसा लगे कि नहीं वहां तो बहुत सारी बातों के बात निकालनी है, तो यहां पर आप ध्यान से देखना, पूरे कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने के बाद, पूरे गद्यांश को पढ़ने के बाद आप ये गारंटी तो ले सकते हो ना, ये गारंटी तो ले सकते हो ना महोदय कि इसमें से कुछ तो एक बात ऐसी होगी चारों में से जिसमें आप ये दावा कर सकते हैं कि ये गारंटेड गलत है या गारंटेड सही है। इट्स श्योरली ट्रू और श्योरली फॉल्स। एक तो बात ऐसी निकल सकती है ना, इनमें से कोई ना कोई एक बात तो ऐसी निकल सकती है जिसमें आप ये दावा कर सकते हैं कि देखो भाई ये तो गारंटेड सही होगा या ये गारंटेड गलत होगा, ये तो कह ही सकते हो ना। मान लीजिए कि आपने कहा महोदय दूसरी वाली बात गारंटेड गलत है। आपने क्या कहा कि दूसरी वाली बात गलत है। तो मैंने कहा कि देखो महोदय, अगर दूसरी वाली बात गलत है तो इसका मतलब कि इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। मुझे नहीं पता कि पहले और चौथे की बात गारंटेड सही थी या नहीं, मुझे नहीं पता, मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मैं ये दावा कर दूंगा कि आंसर तो ए ही आएगा। अगर आपके सामने 4 कथन 5 कथन आ जाए, फिर आपके सामने विकल्प आए, मैं कहता हूं ऐसे सवाल कभी मत छोड़ा करिए। ऐसे सवालों के सही होने की गारंटी बहुत ज्यादा होती है। आपको बस एक बात निकालनी है कि कोई गारंटेड सही और गारंटेड गलत हो जाए। मैं ये मानता हूं कि ऐसा हो सकता है। आप कहेंगे कि सर क्या डायरेक्ट एक उत्तर आ जाएगा? जरूरी नहीं, कभी कभी 2 ही ऑप्शन हट जाते हैं, लेकिन उन 2 ऑप्शनों को भी हल करने में आसानी जाएगी, क्योंकि अब हमें देखना है कि कौन सी बात कॉम्प्रिहेंशन में उन दोनों विकल्पों वालों में से मिल रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब ऐसे प्रश्न आपके सामने आ जाते हैं तो आप तनाव मत लीजिए। आप चारों बातों को समझ सके जरूरी नहीं है, पर चारों में से कोई एक बात के बारे में तो आप दावा करिए कि हाँ, या तो ये गारंटेड सही होगा या तो ये गारंटेड गलत होगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर पॉसिबल ही नहीं इस चीज के बारे में बता पाना, पॉसिबल ही नहीं है इन बातों को समझा पाना। ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है एक प्रकार से। अब मैं कॉम्प्रिहेंशन की थ्योरी को समरी कर दे रहा हूं, पर अभी और भी थ्योरी नियम बताऊंगा मैं। अभी इसलिए नहीं क्योंकि फिर वो थ्योरी हो जाएगी तो प्रैक्टिकल कैसे समझ में आएगा। कुछ सवालों को देखते हैं। गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर केवल गद्यांश पर आधारित। अपना ऊपर का पहले का दिमाग कुछ नहीं लगाओगे, दिमाग जो लगाना है उसी नॉलेज में लगाना है। रफ्तार थोड़ी धीमे रखनी है।
ऐसे महसूस करना है कि सामने गद्यांश लिखा नहीं है, कोई पढ़ रहा है आपके सामने, कोई आपको बता रहा है। शब्द पर गौर करना, थोड़ा रुकते हुए पढ़ना, मतलब ठहराव के साथ। तीसरा, जहां पर भी आप डिडक्टिव मेथड यूज करना चाहते, 3 ऑप्शनों को गलत साबित करने की आदत डालिए। चौथा, एक्सट्रीम शब्द जहां मिल जाए वहां गोला लगाइए ताकि हम उसे हटा सके। पांचवा, अगर निष्कर्ष पूछा जाए, उपनिगमन पूछा जाए, परिणाम पूछा जाए, सिंपल सा वो कहना क्या चाहता है। संदेश पूछे कि वो क्या सिखाना चाहता है, कहां इशारा कर रहा है, अंतिम पंक्तियों पर ज्यादा गौर करिए। केंद्र बिंदु, किस विषय की पुनरावृत्ति बार बार हुई है या किस बात के इर्द गिर्द पूरी कहानी गढ़ी गई है, वो केंद्र बिंदु है। और अगर ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जहां पर भी बातचीत आपको ऐसी मिलती है जिसमें कई कथनों के आधार पर ऑप्शनों को एलिमिनेट करना है, तो गारंटेड सही और गारंटेड गलत के आधार पर एलिमिनेशन किया जाता है। अभी हमने इसमें थ्योरी नहीं पढ़ी कि अजम्पशन वाले प्रश्न अगर आते तो हम कैसे हल करते, वो अभी हमने नहीं पढ़ा है, वो आगे देखेंगे। आइए पहला प्रश्न, और मैं हल कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखते चलिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है ध्यान से सुनिए, आंखें बंद कर दीजिए और सोचिए कि कोई बाबा जी हैं, प्रवचन दे रहे, ध्यान से प्रवचन सुन रहे हैं, फिर जवाब निकालने में आसान जाएगी। बिल्कुल आंखें बंद कर दीजिए। मैं वैज्ञानिक हूं, मेरा सौभाग्य है कि मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूं जो विज्ञान के साधनों का उपयोग करके प्रकृति को समझ सकता है। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सचमुच में ऐसे हैं जिनका उत्तर वास्तव में विज्ञान नहीं दे सकता। जैसे कि कुछ भी न होने के स्थान पर कुछ क्यों है, हम यहां क्यों है। उन दायरों में मैंने पाया है कि आस्था इनके उत्तरों के लिए बेहतर मार्ग उपलब्ध कराती है। मैं इसको विषम रूप से काल दोष युक्त पाता हूं। विषम का मतलब होता है अलग ही विचार, ऑड मतलब ऑड, अलग ही लोग सोच रहे। मैं इसको विषम रूप से काल दोष युक्त पाता हूं कि आज की संस्कृति में एक व्यापक धारणा प्रतीत होती है कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विचार अलग अलग हैं। साधारण शब्दों में उसको पढ़ते चलिए, अलग अलग है। मतलब आज की, मैं इसको विषम रूप से काल दोष युक्त पाता हूं कि आज की संस्कृति में एक व्यापक धारणा प्रतीत होती है कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विचार अलग अलग हैं, ऐसा लेखक को लगता है। यहां थ्योरी का एक पॉइंट और जोड़ रहा हूं मैं, वहीं पर आ जाइए। लेखक गद्यांश में कही गई बात को ध्यान से सुनना। अब मैं जो बताना चाह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। गद्यांश में कही गई बात का शब्द परिवर्तन कर सकता है, शब्द परिवर्तन कर सकता है। जैसे अगर वो कहे कि सरकार को मानव संसाधन पर निवेश करना चाहिए, मानव संसाधन पर निवेश करना चाहिए, तो मानव संसाधन पर निवेश का मतलब ये होता है कि उसे मानव की शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करना चाहिए, क्योंकि यही है मानव संसाधन के लिए जरूरी। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर पूरे कॉम्प्रिहेंशन में मानव संसाधन लिखा था लेकिन शिक्षा स्वास्थ्य तो कहीं नहीं दिया है, पर ये अंडरस्टूड है, क्योंकि संसाधन का मतलब ही मेरे प्यारे लाल लालियों शिक्षा और स्वास्थ्य की बातचीत है। बिना शिक्षा स्वास्थ्य के हम मानव संसाधन का निर्माण ही नहीं कर सकते हैं। तो ये अंडरस्टूड है कि उसने मानव संसाधन में निवेश का मतलब शिक्षा स्वास्थ्य में निवेश कहा है। जैसे कभी अगर लिखा जाए कि प्रत्येक व्यक्ति को बैंक से जोड़ना है, बैंक से जोड़ना है,
अब ऐसा कहीं लिखा तो इसका मतलब हुआ कि वह वित्तीय समावेशन चाहता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन चाहता है, हर एक को बैंक से जोड़ने के लिए। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर यहां कहां लिखा है वित्तीय समावेशन, भाई उसने जो बोला उसका अर्थ ही तो वही होता है। तो एग्जामिनर गद्यांश में कही गई बात के समानार्थी शब्द मतलब किसी ऐसी चीज का उपयोग कर सकता है जो कि एक कही गई बात का एक साधारण सा स्वरूप होता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति को बैंक से जोड़ना, वित्तीय समावेशन, एक ही शब्द में पूरी बात हो गई। तो आप ये नहीं कह देना कि सर ये तो मिला ही नहीं, भाई उसका हक है, वो यही बोल रहा था, अब उसका समानार्थी शब्द तो हम उपयोग कर सकते हैं। ये तो लेखक के पास, एग्जामिनर के पास आजादी रहेगी। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि गद्यांश के प्रश्नों में गद्यांश की बातों के समानार्थी शब्दों का उपयोग किया जा सकता है। जैसे असंगत का मतलब वो अलग अलग उपयोग कर सकता है कि आजकल लोग इसको अलग अलग समझते हैं। असंगत का मतलब अलग अलग समझना। तो अब आपने मेरी बात ध्यान से सुनी कि नहीं कि मैं एक वैज्ञानिक हूं, लेखक कहता है कि मैं प्रकृति को समझने के लिए विज्ञान का उपयोग करता हूं, लेकिन यह स्पष्ट है कि कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका उत्तर विज्ञान नहीं दे सकता, जैसे कि हम यहाँ क्यों है उस दायरे में आस्था ज्यादा बेहतर उत्तर देती है। और मुझे आज ये विषम रूप से दिखता है कि लोगों को लगता है कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विचार अलग अलग हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, और मैं ऑप्शनों को एलिमिनेट करते चलूंगा। यह विज्ञान ना होकर आस्था है जो अंततः मानव जाति की सभी समस्याओं को सुलझा सकती है। देखो उसने यहां तुलना करते हुए कहा कि आस्था कुछ प्रश्नों के उत्तर बेहतर दे सकती है जहां विज्ञान नहीं दे सकता, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि सभी प्रश्नों के उत्तर आस्था दे सकती है। इसलिए पहली वाली बात कॉम्प्रिहेंशन के अनुसार नहीं है। एक तो उसने सभी प्रॉब्लम जैसा वर्ड यूज कर दिया है, और दूसरा उसने गद्यांश की बातों का उल्लंघन किया है। दूसरा, विज्ञान और आस्था आपस में संपूरक हो सकते हैं यदि उनके समुचित दायरे को समझ लिया जाए। वो कह रहा है कि विज्ञान और आस्था एक दूसरे की मदद कर सकते हैं यदि हम दोनों को बहुत विस्तार से समझ ले। लेखक के अंतिम पंक्तियों में इसकी उल्टी बात कही थी कि हाँ मुझे एक आज प्रॉब्लम लगती है कि लोग इसको अलग अलग समझते हैं, जबकि लोग एक दूसरे से जुड़े हुए ये विषय हैं। शायद हो सकता है कुछ ऐसे अत्यंत मूलभूत प्रश्न हैं जिनका उत्तर विज्ञान अथवा आस्था किसी से नहीं दे सकते। नहीं, वो तो कह रहा है कि जिनका उत्तर वास्तव में विज्ञान नहीं दे सकता, लेकिन आस्था इनके उत्तरों के लिए एक बेहतर मार्ग उपलब्ध कराती है। मतलब उसने ऐसी बात नहीं कही है कि कुछ सवालों का जवाब आस्था और विज्ञान में नहीं आ सकता। आज की संस्कृति में वैज्ञानिक विचारों को आध्यात्मिक विचारों की तुलना में अधिक महत्व दिया जा रहा है। ये कुछ लोगों को कंफ्यूज कर सकता है। ध्यान से सुनना अब इस बात को, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि डी आंसर कुछ लोगों को लग सकता है और उसको सीखना है। उसने अपने कॉम्प्रिहेंशन में ये बात बताई कि आज लोग विज्ञान और अध्यात्म को असंगत मानते हैं, अलग अलग मानते हैं, लेकिन उसने कहीं से कहां तक गद्यांश में इस बात का जिक्र नहीं किया है कि लोग विज्ञान को ज्यादा मानते हैं और अध्यात्म को कम मानते हैं। ये सही बात है, लेकिन मेरे कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि विज्ञान का महत्व ज्यादा, अध्यात्म का महत्व कम, या अध्यात्म का महत्व ज्यादा, विज्ञान का महत्व कम। उसने किसी को ज्यादा और कम नहीं कहा है, बल्कि वो तो कह रहा है कि लोग इसको अलग अलग मानते हैं। यही गलती आप लोगों से होती थी। अगर आपको याद हो, आप में से अधिकतर लोग जब डी को पढ़ते हैं तो उनके अंदर की आत्मा कहती है कि ये तो अटूट सत्य है,
है आज के जमाने में लोग विज्ञान को ज्यादा महत्व देते हैं, बिल्कुल सही है, विज्ञान को महत्व देते हैं, लेकिन मेरे कॉम्प्रिहेंशन ने तो ऐसा कहीं कुछ नहीं पेश किया था। इसका मतलब कि इसका आंसर आना चाहिए केवल और केवल ऑप्शन बी। जी हाँ, एक लाल कह रहा है हमारी किताब में मिल जाएंगे आपको, अमेज़न पर सारे प्रैक्टिस के सेट्स भी सब कुछ मिल जाएगा हमारे नाम से। बट क्या इस प्रश्न का उत्तर आप दे पाए हैं? दूसरे सवाल पर आइए। अभी भी हम पढ़ रहे हैं, आप अपनी आंखें बंद करिए और ध्यान से प्रश्न को सुनिए, क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि लेखक बोलना क्या चाहता है। आंखें बंद करिए अभी। आज शीर्ष पर्यावरणीय चुनौती जन इनकी आकांक्षाओं का समुच्चय है। जन का मतलब लोग और उनकी इच्छाओं का समुच्चय है। मतलब जो भी आज प्रॉब्लम पर्यावरण की है वो इनकी इच्छाएं, इनके जन और इनकी आकांक्षाओं का समूह है। यदि आकांक्षाएं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की किफायती प्रकार की हो तब बहुत अधिक संभावना बनती है उस दृष्टिकोण की तुलना में जो पृथ्वी को एक विशालकाय शॉपिंग मॉल की भांति देखता है। लेखक देखो कितना भयानक मतलब कह रहा है। यदि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो लोगों की जरूरतें थी, इच्छाएं क्या थी लोगों की? रोटी, कपड़ा, मकान, बस वो इतना साधारण जीवन चाहते थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अगर ऐसी इच्छाएं लोगों की हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो लोग पृथ्वी को एक शॉपिंग मॉल के रूप में समझते हैं कि वो कई सारे कपड़े खरीद लेंगे, कई सारे सामान ले लेंगे और अपने सारे के सारे शौक को पूरा करेंगे, उनके नजर से तो ये ठीक नहीं है। उस दृष्टिकोण की तुलना में जो पृथ्वी को एक विशालकाय शॉपिंग मॉल की भांति देखते हैं। हमें चमक दमक के आकर्षण के परे जाना चाहिए तथा यह समझना चाहिए कि पृथ्वी एक जैविक तंत्र की भांति कार्य करती है। लेखक ये कहना चाह रहा है कि हमें इस तरीके के विचारों को त्यागना चाहिए और ये समझना चाहिए कि पृथ्वी पर भी वैसे ही घटनाक्रम होते जैसे एक लिविंग सिस्टम में होते हैं। पृथ्वी भी उसी तरीके से चीजों को पैदा करती है, निर्माण करती है, खत्म होती है चीजें। हम उसका बहुत ज्यादा उपयोग या उपभोग नहीं कर सकते हैं। लेखक ये कहना चाह रहा है पहली पंक्ति में जितनी पर्यावरण चैलेंजेस है वो आज की इच्छाओं के कारण है। यदि वो इच्छाएं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की होती तो मैं मान भी लेता कि पूरी हो जाएगी, लेकिन आज के लोगों की इच्छाएं तो शॉपिंग मॉल के जैसे पृथ्वी को समझने हैं और हमें उस चमक दमक को छोड़ना चाहिए और ये समझना चाहिए कि पृथ्वी एक जैविक तंत्र की भांति कार्य कर रही है। क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है इस गद्यांश से? पृथ्वी मानव की खाद्य, वस्त्र और आश्रय की केवल आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। पर्यावरणीय चुनौती का सामना करने का एकमेव ओनली मार्ग जनसंख्या को सीमित करना है। जनसंख्या नियंत्रण की तो बात ही नहीं कर रहा है, वो इच्छाओं की बात कर रहा है। मेरे प्यारे लाल लालियों, ये तो सोचना भी नहीं है। हमारे लिए उपभोक्तावाद को कम करना अपने हित में होगा। हम जितना चमक दमक को खत्म करेंगे, हम जितना शॉपिंग मॉल वाली चीजों पर गौर कम करेंगे, हम जितना उपभोक्तावाद को कम करेंगे, वो हमारे हित में होगा। केवल जैविक तंत्र, वैसे तो मैं इस सवाल का जवाब आपको केवल एक्सट्रीम शब्दों को हटाकर भी दे सकता था, लेकिन मैं चाह रहा था कि आप एक एक चीज को समझें, उसके अर्थ को निकालें। लेखक ये कहना चाह रहा है कि यदि हमने उपभोक्तावाद को कम नहीं किया, हमारी आकांक्षाओं को कम नहीं किया, तो इस पृथ्वी का समापन होना तय रहेगा।
कॉम्प्रिहेंशन में जब भी आप उत्तर निकालना चाहे तो एक्सट्रीम वर्ड पर जरूर गौर करें। एक्सट्रीम वर्ड आपका सीधा उत्तर निकाल सकता है। अब देखो, कोई यूट्यूब पर एक वीडियो बना दे, एक्सट्रीम वर्ड हटा दीजिए तो उत्तर आ जाता है, और फिर ऐसा प्रश्न उदाहरण के रूप में दे तो आप कहेंगे देखो कितना इजी मेथड बताया। कुछ नहीं, वो ऐसे एक दो सवाल आते हैं जिसमें सारे ऑप्शन में एक्सट्रीम वर्ड मिल जाए, एक को छोड़कर। प्रैक्टिस, और वो भी टाइम को ध्यान में रखते हुए, बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ थ्योरी के नए पॉइंट भी आपके सामने रखेंगे। आप इस पूरी बात का प्रॉपर रिवीजन करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और ज्ञान को सम्मान दीजिए। आप यदि सही ढंग से बैठकर पढ़ नहीं सकते हैं तो ये दिखावा बंद कर दीजिए कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप पहले भी मूर्ख थे, आज भी मूर्ख हैं और आने वाले समय में भी मूर्ख रहेंगे। इसलिए ज्ञान को सम्मान दीजिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक। कमेंट्स, शेयर, लाइक बताने की जरूरत ना पड़े, आप अपनी मर्जी से बताते चलिए कि कैसी लगी आपको क्लास, और जरूर सूचित करिए कि क्या कुछ नया आप चाहते हैं। सभी